इंडिया के प्रबंधक निदेशक अजीत मोहन पेश हुए। नागरिकों के अधिकार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के दुरुपयोग को रोकने के मुद्दे पर स्थायी समिति ने फेसबुक के अधिकारियों को तलब किया था। करीब 2 घंटे 20 मिनट तक चली बैठक के समय फेसबुक प्रतिनिधि को कांग्रेस और बीजेपी के सांसदों के सवालों से जूझना पड़ा। सूत्र बताते हैं कि बैठक के समय बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही ओर के सांसदों ने फेसबुक पर विपक्षी विचारधारा के प्रति नरम रहने का आरोप लगाया। हेट स्पीच के उदाहरण के तौर पर जहां कांग्रेस ने तेलंगाना के विधायक राजा सिंह के विवादित बयानों का जिक्र किया, तो बीजेपी ने सोनिया गांधी के आर पार की लड़ाई और कन्हैया कुमार के सीएए विरोधी बयान उठाए। जवाब में फेसबुक की तरफ से बताया गया कि इसकी संख्या की तो जानकारी नहीं है, लेकिन अधिकांश मामलों में शिकायत मिलने पर कार्रवाई की है। सूत्रों के मुताबिक 150 सवालों के जवाब फेसबुक की तरफ से नहीं दिए गए, अब उन्हें लिखित में देने की बात कही गई है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में एक महिला जिम ट्रेनर के साथ कुछ लोगों ने मारपीट की। बताया गया कि जिम में आने वाली एक महिला के साथ उस ट्रेनर का किसी मामूली बात पर विवाद हो गया, जिसके बाद उस महिला ने अपने भाई और उसके दोस्तों को बुलवाकर जिम ट्रेनर की पिटाई करवा दी। ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें दिखा कि विवाद के बाद पहुंचे लोगों ने जिम ट्रेनर को घेर कर उस पर डंडों और मुक्कों से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। अचानक हुए इस हमले से वो जमीन पर बैठ गई, लेकिन मारपीट कर रहे लोगों के हाथ फिर भी नहीं रुके। उन्होंने जिम ट्रेनर के साथ उसकी बहन को भी पीटा, जो उसे बचाने में जुटी थी। काफी देर तक पीटने के बाद सभी लोग जिम से बाहर निकल गए। खबर है कि मामले की शिकायत पर पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार करने में जुटी है। यूरोप के देश बुल्गारिया की राजधानी सोफिया में सरकार विरोधी प्रदर्शनों के समय पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच जमकर झड़प हुई। भ्रष्टाचार और अपराध जैसे मुद्दों पर पीएम से इस्तीफे की मांग कर रहे ये लोग वहां की नेशनल असेंबली के बाहर जमा हो गए, लेकिन उन्हें वहां मौजूद पुलिस ने रोक दिया, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और वो पुलिस से भिड़ गए। प्रदर्शनकारियों ने नेशनल असेंबली के बाहर तैनात पुलिस वालों से जमकर धक्का मुक्की की, लेकिन कई कोशिशों के बाद भी पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने नहीं दिया, जिसके बाद लोगों ने वहां नारेबाजी शुरू कर दी। एक तस्वीर में तो लोगों और पुलिस के बीच झड़प भी होती दिखी। कुछ लोग पुलिस की गाड़ियों पर भी हमला करते नजर आए। झड़प के समय कुछ प्रदर्शनकारी घायल भी हो गए, जिन्हें लोगों ने अस्पताल पहुंचाया। लोगों ने सरकार पर प्रदर्शन को हिंसक बनाने का आरोप लगाया। विरोध प्रदर्शन के समय कई लोग अपने हाथों में झंडे पकड़े दिखाई दिए, तो कई लोग पीएम की तस्वीर लगा ड्रम बजाकर अपनी नाराजगी जाहिर करते नजर आए। अंतर्राष्ट्रीय बिजनेस मैगजीन फॉर्च्यून ने अलग अलग क्षेत्रों के कम उम्र के प्रभावशाली लोगों की लिस्ट तैयार की, जिसे 40 अंडर 40 नाम दिया गया। इस लिस्ट में टेक्नोलॉजी के क्षेत्र के ईशा अंबानी और आकाश अंबानी को भी शामिल किया गया। दोनों ही जियो में डायरेक्टर के पद पर हैं और जियो में आए विदेशी निवेश के लिए मैगजीन ने दोनों की तारीफ की। कोरोना संकट के दौरान मई में जियो मार्ट को लॉन्च किया गया, जिसमें ईशा और आकाश की अहम भूमिका रही। जियो मार्ट के शुरू होने के महज 4 महीने बाद ही कंपनी को रोज करीब 4 लाख ऑर्डर मिल रहे हैं। हरियाणा के फतेहाबाद में सैंपल लेने पहुंची टीम से कोरोना टेस्ट किट छीनकर आग लगाने का मामला सामने आया। हरियाणा के फतेहाबाद में कोरोना से एक आदमी की मौत के बाद स्वास्थ्य टीम जांच के लिए गांव पहुंची, लेकिन आरोप है कि गांव वालों ने टीम पर हमला कर दिया और उनकी टेस्ट किट छीनकर उनमें आग लगा दी। मलखंभ जैसे खेलों से जुड़े खिलाड़ियों को भी अब सरकारी नौकरी में आरक्षण मिलेगा। केंद्र सरकार ने 20 नए खेलों को खेल सूची में शामिल कर लिया। इनमें रग्बी और बास्केटबॉल जैसे खेल भी शामिल हैं। इससे पहले इस सूची में कुल 43 खेल शामिल थे। सरकार के इस फैसले के बाद अब खिलाड़ियों को केंद्र के ग्रुप सी के पदों पर भी नियुक्ति में आरक्षण मिलेगा। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन पर बांग्लादेश में भी एक दिन का राजकीय शोक मनाया गया। उनके सम्मान में बांग्लादेश का राष्ट्रीय झंडा झुका दिखाई दिया और सभी राष्ट्रीय कार्यक्रम भी रद्द कर दिए गए। यही नहीं, भारत में बांग्लादेश के उच्चायोग में भी झंडे को झुका दिया गया। महाराष्ट्र के पूर्व रणजी खिलाड़ी शेखर गवली की एक हादसे में मौत हो गई। वो अपने कुछ दोस्तों के साथ ट्रेकिंग के लिए नासिक गए थे। दावा है कि इस दौरान शेखर गवली करीब 250 फीट गहरी खाई में गिर गए। गवली ने महाराष्ट्र के लिए 2 फर्स्ट क्लास मैच खेले थे और फिलहाल अंडर 23 टीम के लिए फिटनेस ट्रेनर की भूमिका निभा रहे थे। चुनाव से पहले बिहार को केंद्र सरकार की ओर से मिलने वाली सौगात पर विपक्ष ने सवाल उठाए। एक हफ्ते बाद प्रधानमंत्री बिहार में करीब 18,000 करोड़ के विकास कार्यों की शुरुआत करने वाले हैं, जिसे विपक्ष ने चुनावी चाल बता दिया। ये तो चुनावी लॉलीपॉप, जिसके बाद बिहार सरकार के मंत्रियों ने आरजेडी की सरकार के दौरान किए गए काम पर सवाल उठा दिए। उन्होंने ना पुल बनाया ना सड़क बनाया, वो क्या जाने क्या होता है पुल और सड़क निर्माण का।
छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में नदी की तेज धारा में फंस गए 6 लोगों को मौके पर पहुंची पुलिस के जवानों ने बाहर निकाला। बताया गया कि ये लोग नदी में मछली पकड़ने गए थे। इसी बीच अचानक नदी के पानी का स्तर बढ़ गया और ये सभी लोग नदी के बीच एक चट्टान पर फंस गए। इसके बाद पुलिस को मामले की जानकारी दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने जवानों ने पहले नदी के दोनों छोर पर एक रस्सी बांधी, फिर इस रस्सी के सहारे इन सभी लोगों को नदी से बाहर निकाला गया। ये रेस्क्यू ऑपरेशन करीब 3 घंटे चला। पुलिस ने गांव वालों को बरसात में नदी और नालों से दूर रहने की हिदायत भी दी है। कोरोना वायरस का केंद्र रहे चीन के वुहान शहर में स्कूलों को खोल दिया गया। वहां पिछले 3 महीनों में कोरोना का एक भी मरीज सामने नहीं आने के बाद प्रशासन की तरफ से यह फैसला लिया गया, जिसके बाद करीब 8 महीने से बंद पड़े शहर के तमाम स्कूल खोल दिए गए। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें एक तस्वीर में शहर के एक स्कूल के बाहर बच्चों की भीड़ दिखाई दी जो पीठ पर बैग लेकर स्कूल के अंदर जाते दिखे। कोरोना से बचने के लिए ज्यादातर बच्चे मास्क लगाए नजर आए। सोशल डिस्टेंसिंग का भी बच्चों ने खास ध्यान रखा। 我觉得心情感觉是非常愉悦的，因为终于可以跟老师们、同学们一起相见了。 कोरोना से बच्चों को बचाने के लिए स्कूलों में भी खास तैयारी की गई। एक स्कूल के गेट पर कई टीचर और दूसरे कर्मचारी तैनात दिखे ताकि बच्चों को एक दूसरे के संपर्क में आने से बचाया जा सके। स्कूल में दाखिल होने के बाद सभी बच्चों के हाथ साफ करवाए गए। इसके बाद बच्चों को एक टनल से गुजारा गया जिसमें एक बड़ी मशीन की मदद से उनके शरीर के तापमान की जांच की गई। क्लास के अंदर भी बच्चों को थोड़ी थोड़ी दूरी पर बैठाया गया और इस दौरान उन्हें हाथ साफ करने का तरीका भी बताया गया। लद्दाख में एलएसी पर भारत के साथ टकराव के बीच संयुक्त राष्ट्र में चीन ने सफेद झूठ बोलना भी शुरू कर दिया है। संयुक्त राष्ट्र की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में चीन के विदेश मंत्री तो भारतीय सीमा में घुसपैठ की बात से ही मुकर गए। चीन के विदेश मंत्री ने कहा कि चीन ने कभी किसी भी देश की 1 इंच जमीन भी नहीं हथियाई है। दुनिया भर में कई देशों के साथ टकराव मोल लेने वाले चीन के विदेश मंत्री ने तो संयुक्त राष्ट्र से शांति का राग भी अलापा और दावा किया कि उसने हमेशा विश्व में शांति को बढ़ावा दिया है। चीन के विदेश मंत्री के मुताबिक जब से चीन बना है तब से उसने किसी भी देश को युद्ध के लिए नहीं उकसाया। जशपुर के एक गांव में सड़क नहीं होने की वजह से एक गर्भवती महिला के परिवार वालों को उसे चारपाई पर लिटाकर पैदल ही अस्पताल ले जाना पड़ा। उन्होंने बताया कि अस्पताल तक पहुंचने के लिए सही रास्ता न होने से एम्बुलेंस वहां पहुंच नहीं सकी, जिसके बाद उस इसमें कच्ची रोड है। महिला को इस तरह अस्पताल पहुंचाने के इस मामले के सामने आने के बाद प्रशासन के एक अफसर ने भरोसा दिया कि वहां का काम जल्द शुरू किया जाएगा। इस साल वो पुलिया कंप्लीट हो जाएगा, अब तत्काल ही उसका कार्य शुरू होगा। महिला को अस्पताल ले जाने के दौरान एक आदमी उसका सामान बोरियों में लेकर पीछे पीछे चलता रहा। असम के डिब्रूगढ़ में कोरोना संकट के बीच फिर से नागरिकता संशोधन कानून का विरोध शुरू हो गया। विरोध के लिए रात के वक्त ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन नाम के संगठन के कई कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और हाथों में मशाल लेकर उन्होंने डिब्रूगढ़ की सड़कों पर मार्च किया। प्रदर्शन में सबसे आगे चल रहे लोगों ने एक बड़ा बैनर पकड़ा हुआ था जिस पर नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में स्लोगन लिखे नजर आए। जिस जगह से इस प्रदर्शन की शुरुआत हुई वहां रात के अंधेरे में ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन नाम के संगठन के सैकड़ों कार्यकर्ता जुटे और सीएए के विरोध में उन्होंने केंद्र सरकार के खिलाफ भी नारेबाजी की। डिब्रूगढ़ की सड़कों पर यह प्रदर्शन काफी देर तक चलता रहा और प्रदर्शनकारियों ने भविष्य में बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दी। छत्तीसगढ़ में पानी के तेज बहाव के बीच फंसे लोगों को पुलिस ने बचा लिया। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में उफनती नदी में फंसे 6 लोगों को पुलिस ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया। ये सभी लोग मछली मारने के लिए नदी में गए थे, लेकिन अचानक नदी का जलस्तर बढ़ गया और ये पानी की तेज लहरों के बीच फंस गए। दिल्ली के पास ग्रेटर नोएडा में एक नाबालिग लड़की के रेप के आरोप में पुलिस ने एक लड़के को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है और बाकी विधिक कार्रवाई प्रचलित है। एमपी के सिंगरौली में अंधविश्वास के चलते एक पति ने अपनी ही पत्नी का गला काटकर हत्या कर दी। बेंगलुरु में खुफिया जानकारी के बाद कस्टम विभाग ने 1 करोड़ 28 लाख रुपए की ड्रग्स बरामद की। यूरोप के देश रोमानिया में 6 महीने बाद थिएटर, सिनेमा हॉल और सांस्कृतिक केंद्र खोल दिए गए। कोरोना वायरस की वजह से 6 महीने तक बंद रहने के बाद इन जगहों पर एक बार फिर रौनक लौट आई।
लेकिन लोगों की सुरक्षा का भी खास ख्याल रखा गया। राजधानी बुखारेस्ट से सामने आई तस्वीर में थिएटर में आने वाले सभी लोगों के तापमान की जांच की गई और चेहरे पर मास्क होने पर ही उन्हें अंदर जाने दिया गया। थिएटर के अंदर भी आधी से ज्यादा सीटें खाली नजर आईं। बताया गया कि फिलहाल दर्शकों की संख्या सीमित रखी गई है। इसके अलावा कलाकारों के बीच भी जरूरी फासला दिखाई दिया। ऐसी ही तस्वीरें सभी सिनेमा हॉल और सांस्कृतिक केंद्रों में भी नजर आईं। सुशांत केस में रिया चक्रवर्ती के भाई शोभिक चक्रवर्ती पर जांच एजेंसियों का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। शोभिक को आज एक बार फिर ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है। इस बीच एनसीबी यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सूत्र बता रहे हैं कि मंगलवार को जैद नाम के जिस ड्रग डीलर को गिरफ्तार किया गया था, उसके शोभिक के साथ ड्रग्स की डीलिंग के सबूत मिले हैं। इतना ही नहीं, ये भी पता चला है कि शोभिक जैद के संपर्क में था और सैमुअल मिरांडा के जरिए ड्रग्स खरीदता था। इस सिलसिले में एनसीबी को एक व्हाट्सएप चैट भी मिली है। अक्टूबर 2019 की इस चैट में शोभिक जैद से बड यानी गांजे की सप्लाई की मांग करते हैं। यही नहीं, शोभिक ने ही जैद का नंबर एक बार सैमुअल मिरांडा को भी दिया। इस चैट में ड्रग्स की खरीद से जुड़ा कच्चा चिट्ठा भी मौजूद है। आज दोनों आरोपियों को एनसीबी कोर्ट में पेश करेगी, कोर्ट से रिमांड की मांग करेगी ताकि इस मामले की और गहराई से जांच हो सके। इस खबर से यह भी पता चला है कि एनसीबी शुक्रवार के बाद शोभिक को भी पूछताछ के लिए बुलाने की तैयारी में जुटी हुई है। ड्रग्स की लेन देन को लेकर रिया चक्रवर्ती के भाई शोभिक की एक चैट भी सामने आई है। 10 अक्टूबर 2019 की इस चैट में शोभिक किसी एन नाम के शख्स से बात करता है, जिसमें ड्रग्स की मांग पर शोभिक उसे जवाब देता है कि मुझे 5 मिनट दो। इस पर एन नाम का शख्स जवाब देता है कि कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद शोभिक लिखता है कि मेरा डीलर अभी संपर्क में नहीं है और मेरा दोस्त कुछ और नंबर भेज रहा है। शोभिक फिर मैसेज भेजता है कि बड के लिए, ये बेहतर क्वालिटी का बड होगा। तो एन नाम का शख्स पूछता है कि ये काम करेगा भाई। एक चैट में शोभिक लिखता है कि अगर तुम्हें जल्दी ना हो तो मैं कल तुम्हें हर्ष भेज सकता हूं। यहाँ पर हर्ष से मतलब हशीश है। शोभिक इसी बीच एक और मैसेज भेजता है जिसमें लिखता है कि अभी गांजा भेज रहा हूं, लेकिन कितनी मात्रा। इस पर एन नाम का शख्स पूछता है कि कोई आइडिया है एक बड कितने की है। तो ये व्हाट्सएप चैट अब इन दोनों के बीच की सामने आई है, जिससे शोभिक की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इसी चैट में एक जगह जैद का भी जिक्र आता है। चैट में एन नाम का शख्स शोभिक को हर्ष के लिए कुछ लोगों का नंबर देने के लिए शुक्रिया करता है। साथ ही लिखता है कि राज ने मुझे कॉल किया था, उसने कहा कि उसका आदमी फोन करेगा। जिस पर शोभिक लिखता है कि ओके ब्रो, इंतजार करो, काम हो जाएगा। इस पर दूसरा शख्स थैंक्स भाई का मैसेज भेजता है। इसी बीच शोभिक मैसेज लिखता है कि शेन फ्लेचर, जैद, ये सब बड के लिए है। तो ये अब चैट सामने आई है जिसमें शोभिक के ड्रग्स डीलर्स से रिश्ते साफ देखे जा सकते हैं। पंजाब के पटियाला में पक्की नौकरी की मांग के लिए सड़कों पर उतरे जल बोर्ड के कर्मचारियों को पुलिस ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा, जिसमें कई प्रदर्शनकारी बुरी तरह जख्मी हो गए। आरोप है कि मुख्यमंत्री के घर की तरफ बढ़ते हुए उन्होंने पुलिस से धक्का मुक्की भी की, जिसके बाद प्रदर्शन ने हंगामे का रूप ले लिया। पुलिस और जल बोर्ड के कर्मचारी गुत्थम गुत्था हो गए। दावा है कि इस टकराव में कई पुलिस वालों की वर्दी भी फट गई। प्रदर्शनकारियों ने अपना आपा खोया तो पुलिस ने भी हालात संभालने के लिए लाठीचार्ज कर दिया। हंगामा कर रहे जल बोर्ड के कर्मचारियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। हंगामे और पुलिस पर हमले के आरोप में कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया गया। कार्रवाई के बावजूद जिन लोगों ने मुख्यमंत्री के घर की तरफ बढ़ने की कोशिश की, उन पर भी लाठियां बरसाई गईं। ये प्रदर्शन जल बोर्ड में कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले लोगों की तरफ से किया गया। उन्होंने इस पर पंजाब की कांग्रेस सरकार को भी खूब कोसा। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ 4-5 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਥ नहीं ਲਈ। कहा जा रहा है कि पंजाब सरकार ने जल बोर्ड में भर्ती प्रक्रिया को मंजूरी दे दी है, जिससे कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले लोगों की नौकरी पर संकट खड़ा हो गया है। लद्दाख में एलएसी पर ड्यूटी के समय भारतीय सेना का अधिकारी शहीद हो गया। जानकारी के मुताबिक शहीद अधिकारी स्पेशल फ्रंटियर फोर्स का है, जिसका नाम नईम तेंजिन बताया गया है। जानकारी के मुताबिक 30 अगस्त को चुशूल में नईमा तेंजिन माइन फील्ड की चपेट में आ गए थे। 1962 में चीन से युद्ध के समय बिछाई गई पुरानी माइन के फटने से यह हादसा हुआ। हादसे में एक जवान भी घायल हुआ है। सूत्रों के मुताबिक इस हादसे का 29 से 30 अगस्त को चीनी सैनिकों से हुई झड़प से कोई संबंध नहीं है।
जंग की तैयारी में लगा चीन अब रोबोटिक हथियारों का बेड़ा बनाने में लगा है। चीन की सेना ने ऐसे ही हथियारों का एक वीडियो जारी किया और वीडियो चीन के सरकारी अखबार पीपल्स डेली ने ट्वीट किया। वीडियो में एक ऐसी रोबोटिक आर्म दिखाई गई जो चीन के सैनिकों को दी जाएगी। इसे पहनते ही सैनिक ज्यादा वजन उठा पाएंगे। दावा यह है कि इसे पहनने के बाद हर सैनिक 50 से 80 किलो ज्यादा वजन उठा पाएगा। एक ऐसा ड्रोन भी दिखाया गया जो करीब 30 किलो वजन जंग के दौरान सैनिकों तक पहुंचा सकता है। एक खास तरह की कार भी बनाई गई है। ये कार ड्राइवरलेस है, यानी बिना ड्राइवर के चलती है और 350 किलो तक वजन ढो सकती है। इन सभी हथियारों का वीडियो चीन ने तब जारी किया जब भारत से LAC पर, अमेरिका से दक्षिण चीन सागर में और ताइवान के मुद्दे पर दुनिया के कई देशों से उसके टकराव के हालात बने हुए हैं। LAC पर चीन से जारी तनाव के बीच केंद्र सरकार ने 100 से ज्यादा चीनी ऐप के खिलाफ कार्रवाई की। जानकारी के मुताबिक इस बार सरकार ने मोबाइल गेमिंग ऐप PUBG समेत 118 चीनी ऐप को बैन कर दिया। इन सभी को सरकार ने देश की सुरक्षा और कानून व्यवस्था के लिए खतरनाक पाया। खबर है कि सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय को इन ऐप के बारे में कई शिकायतें मिली थी, जिनमें इन ऐप का इस्तेमाल करने वाले लोगों का डेटा चुराने और गलत तरीके से देश के बाहर पहुंचाने का आरोप लगाया गया। इससे पहले केंद्र ने टिकटॉक समेत 106 चीनी ऐप पर बैन लगाया था। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से नदी में एक मकान के ढहने की डरा देने वाली तस्वीर सामने आई। भारी बारिश की वजह से वहां बहने वाली तमाम छोटी बड़ी नदियां उफान पर हैं और कई जगहों से कटान की हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आ रही। और ऐसी ही एक तस्वीर जिले की धौरहरा तहसील से सामने आई, जिसमें कटान की वजह से एक मकान ने चंद सेकंड के अंदर घाघरा नदी में जल समाधि ले ली। इस घटना के वक्त वहां गांव के कई लोग मौजूद दिखाई दिए, जो मकान को नदी में समाते देख खौफ से भर गए। परेशानी इस बात की है कि गांव के कई मकानों के पास नदी का पानी पहुंच चुका है, जिससे उन पर भी नदी में समाने का खतरा मंडराने लगा। एक तस्वीर में तो नदी किनारे बने एक मकान को कुछ लोग अपने हाथों से तोड़ते दिखे। यहाँ पर आप लोग मकान भी अपने तोड़ रहे हैं, क्यों तोड़ रहे हैं? ये कटान की वजह से तोड़े जा रहे हैं। इस तरह की एक दूसरी तस्वीर में कुछ लोग जान बचाने के लिए अपना मकान खाली करते दिखाई दिए। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो के मुताबिक पूरी दुनिया चीन के खिलाफ एकजुट हो रही है। माइक पॉम्पियो ने दावा किया कि चीन को हर मोर्चे पर पीछे धकेलने के लिए भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देश अमेरिका का साथ दे रहे हैं। एक इंटरव्यू में माइक पॉम्पियो ने कहा कि अमेरिका वीजा पाबंदियों और दूसरे तरीके से चीन पर दबाव बढ़ा रहा है, जिसकी वजह से दुनिया की दो बड़ी अर्थव्यवस्था रखने वाले देशों के बीच रिश्तों में कड़वाहट भी आई है। माइक पॉम्पियो ने कहा कि जिन देशों को चीन की वजह से खतरा महसूस हो रहा है, वो सभी अमेरिका के साथ एकजुट हैं। इसके साथ ही माइक पॉम्पियो ने उम्मीद जताई कि भारत और चीन के बीच चल रहे तनाव का शांतिपूर्ण समाधान जल्द निकलेगा। यूपी के आजमगढ़ में सरकारी राशन की कालाबाजारी की खबर मिलने पर कुछ लोगों ने हंगामा कर दिया। हंगामे से ठीक पहले वहां एक गाड़ी सरकारी राशन लेकर पहुंची, लेकिन उस गाड़ी से राशन की सारी बोरियां नहीं उतारी गई, जिस पर वहां पहले से खड़े लोगों का गुस्सा भड़क गया और उन्होंने गाड़ी लेकर वहां पहुंचे लोगों पर सरकारी राशन की कालाबाजारी का आरोप लगा दिया। ये गाड़ी लेके जा रहे हैं चोरी से। भीड़ में शामिल कुछ लोगों ने गाड़ी पर हमले की कोशिश भी की, लेकिन ड्राइवर ने तेज रफ्तार में गाड़ी वहां से भगा दी। इसके बाद तो लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। पकड़। गाड़ी तो उनकी पकड़ से निकल गई, लेकिन सरकारी राशन लेकर पहुंचे एक आदमी को भीड़ ने घेर लिया। उस आदमी के हाथ में एक पिस्तौल भी नजर आई, जिससे उसने लोगों को डराने की कोशिश की। कर रहे हैं, कट्टा लेके कर रहे हैं, मार रहे हैं कट्टा लेके। कुछ देर बाद उसने पिस्तौल छिपा ली, जिसके बाद लोग उस पर हावी हो गए। बताया गया कि इस पूरे हंगामे के दौरान वहां गोली भी चली। कट्टे लेके मारे। बाद में गांव वालों ने उस गाड़ी को भी पकड़ लिया, जिसमें सरकारी राशन ले जाया जा रहा था। पाकिस्तान की संयुक्त राष्ट्र में एक बार फिर से किरकिरी हुई है। संयुक्त राष्ट्र में 2 भारतीयों को आतंकवादी घोषित करवाने की पाकिस्तान की कोशिश को एक बार फिर से झटका लगा है। और यहां पर आपको बता दें कि 2 लोगों को पाकिस्तान ने आतंकवादी घोषित करने की कोशिश की थी, लेकिन साजिश फेल हो गई। पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी है। अमेरिका, फ्रांस ने पाकिस्तान का प्रस्ताव रोक दिया। जर्मनी, ब्रिटेन और बेल्जियम ने इस मुद्दे पर भारत का साथ दिया। दरअसल गोविंद पटनायक और अंगारा अप्पाजी को आतंकवादी घोषित करवाने की कोशिश की गई, जिसे सुरक्षा परिषद के सदस्यों फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी और बेल्जियम ने पुरजोर विरोध करते हुए रोका। पाकिस्तान इससे पहले अजय मिस्त्री और वेणु माधव डोगरा को भी आतंकवादी घोषित करवाने की नाकाम कोशिश कर चुका है। पाकिस्तान की साजिश के विफल होने पर भारत ने सुरक्षा परिषद को धन्यवाद भी दिया।
कैरिबियाई देश हेती में कानून के छात्रों ने राजधानी पोर्ट ऑफ प्रिंस की सड़कों पर जमकर हंगामा किया। छात्रों ने देश के जाने माने वकील की हत्या पर नाराजगी जताई और राजधानी पोर्ट ऑफ प्रिंस में कई जगहों पर आगजनी कर अपना विरोध जताया। उन्होंने सड़क किनारे खड़ी कई गाड़ियों को भी आग के हवाले कर दिया। गुस्साए छात्र यहीं नहीं रुके, उन्होंने सड़कों को जैम करने के लिए उन्हें पत्थर के टुकड़ों से भर दिया। उनका हंगामा बढ़ता देख पुलिस वहां पहुंच गई और उन्हें भगाने के लिए उन पर आंसू गैस के गोले दाग दिए। पुलिस की इस कार्रवाई से वहां अफरा तफरी मच गई। कई छात्र इधर उधर भागते दिखाई दिए। इस दौरान कुछ को चोटें भी लगीं, जिन्हें वो पुलिस वालों को दिखाकर उनसे उलझ गए। इससे पहले उन्होंने हत्या की घटना के विरोध में कई इलाकों में प्रदर्शन किया। सोशल मीडिया के जरिए भारत में नफरत फैलाने की पाकिस्तान की कोशिशों को एक बार फिर से झटका लगा है। जानकारी के मुताबिक इस बार फेसबुक ने भारत सरकार और भारतीय सेना के खिलाफ फेक न्यूज फैलाने के मामले में पाकिस्तान को बेनकाब कर दिया और कार्रवाई करते हुए 453 फेसबुक अकाउंट, 103 पेज और 78 ग्रुप को बंद कर दिया है, जबकि 107 इंस्टाग्राम अकाउंट के खिलाफ भी फेसबुक ने कार्रवाई की। ये सभी सोशल मीडिया अकाउंट हिंदी और अंग्रेजी भाषा में पाकिस्तान से चलाए जा रहे थे। एक दिन पहले ही केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने फेसबुक को चिट्ठी लिखकर सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल करने वालों पर कार्रवाई के लिए कहा था। भूमध्य सागर में जंग जैसे हालात के बीच एक चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। जर्मनी के एक अखबार ने दावा किया कि तुर्की के राष्ट्रपति ग्रीस से युद्ध छेड़ना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने अपने फौजी कमांडरों को ग्रीस के एक जंगी जहाज को डुबोने की सलाह दी। हालांकि अधिकारियों ने उनकी बात नहीं मानी। इसके बाद उन्होंने ग्रीस के किसी लड़ाकू विमान को ही मार गिराने का सुझाव दिया, लेकिन फौजी कमांडरों ने उनकी यह सलाह भी खारिज कर दी। अखबार के मुताबिक अगर राष्ट्रपति एर्दोगान की चलती तो पूरा इलाका आज जंग का मैदान बन चुका होता। अखबार का यह दावा इसलिए भी अहम है क्योंकि एर्दोगान ने कुछ वक्त पहले ही ग्रीस और उसका साथ देने वाले फ्रांस को युद्ध की धमकी दी थी। Biz bu mücadelede şehitler, gaziler vermekten çekinmeyiz. समंदर के इस हिस्से में कब्जे के लिए ग्रीस और तुर्की पहले से ही आमने सामने हैं, लेकिन तुर्की के गैस की खोज शुरू करने के बाद वहां जंग जैसे हालात बन गए जो अब किसी भी वक्त बड़ी लड़ाई में बदल सकते हैं। सुमित नागल ने यूएस ओपन में अमेरिकी खिलाड़ी को हरा दिया। भारतीय टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल ने यूएस ओपन की शुरुआत शानदार जीत के साथ की। उन्होंने अपने पहले मुकाबले में अमेरिका के ब्रैडली क्लैन को 6-1, 6-3, 3-6 और 6-1 से हरा दिया। इसी के साथ वो पिछले 7 साल में किसी ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में सिंगल्स का मैच जीतने वाले पहले भारतीय बन गए। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत कोरोना पॉजिटिव पाए गए। उन्होंने दावा किया कि उन्हें कोई लक्षण नहीं है। फिलहाल गोवा के सीएम ने घर से ही अपना काम जारी रखने का फैसला लिया है। सोनू सूद ने गाजियाबाद की रहने वाली नेशनल कराटे खिलाड़ी विजेंदर कौर के घुटने की सर्जरी करवाई। विजेंदर कौर ने ट्वीट कर सर्जरी के लिए सोनू सूद से गुहार लगाई थी, जिसके बाद उन्होंने गाजियाबाद के डॉक्टर से बात की और उसका ऑपरेशन करवाया। मैंने ट्वीट किया सोनू सर को, तो उन्होंने मेरे को हेल्प की सारी। उन्होंने बोला कि हम आपकी सर्जरी कराएंगे। अब मैं इस टाइम पे हॉस्पिटल में हूँ, मेरी सर्जरी सक्सेसफुल हो चुकी है। हजारों करोड़ रुपयों को हवाला के जरिए विदेश भेजने वाले एक आरोपी को ईडी ने दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया। खबर है कि नरेश जैन नाम के हवाला कारोबारी की तलाश यूके और दुबई की पुलिस भी कर रही थी, लेकिन उनसे पहले ईडी ने उसे पकड़ लिया। ईडी के सूत्रों के मुताबिक नरेश जैन ने करीब 90,000 करोड़ रुपए हवाला के जरिए विदेशों में भेजे और विदेशों में उसके करीब 600 बैंक खातों का भी ईडी को पता चला है। हवाला कारोबार के अलावा नरेश जैन पर ड्रग्स के कारोबार का आरोप भी है और अंडरवर्ल्ड से रिश्तों की बात भी सामने आई है। पंजाब सरकार के मंत्री पर छात्रवृत्ति घोटाले का आरोप लगने के बाद आम आदमी पार्टी ने लुधियाना में उनके खिलाफ प्रदर्शन किया। अमरिंदर सरकार में मंत्री साधु सिंह धर्मसोत पर करीब 65 करोड़ रुपए की हेराफेरी के आरोप लगे। यही वजह रही कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इन लोगों ने साधु सिंह धर्मसोत और मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के पुतले लेकर प्रदर्शन किया। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पहले इन पुतलों की सांकेतिक शव यात्रा निकाली, फिर अंतिम संस्कार की रस्में की और नारे लगाते हुए उन्हें जला दिया।
ये लोग बैनर और झंडों के साथ सड़क पर प्रदर्शन करने उतरे। उन्होंने पंजाब में हुए छात्रवृत्ति घोटाले की सीबीआई जांच और इस घोटाले के आरोप में घिरे मंत्री साधु सिंह धर्मसोत को निलंबित करने की मांग की। एक तो उनको बर्खास्त किया जाए, सीबीआई इंक्वायरी की जाए, कैप्टन साहब क्यों ऐसे मंत्री को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के आदेश पर पंजाब की मुख्य सचिव विनी महाजन पहले इस मामले की जांच कर चुकी हैं। वहीं केंद्र सरकार ने भी इस मामले की जांच कराने का आदेश दिया है। सीमा पर चीन से चल रहे टकराव के बीच एससीओ यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक में शामिल होने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रूस की राजधानी मॉस्को पहुंच गए हैं। चीन भी इस ऑर्गेनाइजेशन का एक अहम मेंबर है। इस साल एससीओ की मेजबानी रूस के पास है। चीन के रक्षा मंत्री भी इस बैठक में शामिल हो रहे हैं, लेकिन भारत ने साफ कर दिया है कि दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों के बीच सीमा विवाद पर अलग से कोई बातचीत नहीं होगी। पाकिस्तान के कराची में कुछ दिन पहले आई बाढ़ से बेहाल लोगों का गुस्सा इमरान खान की सरकार पर फूट पड़ा। अपनी सरकार पर बाढ़ से निपटने में नाकाम रहने का आरोप लगाते हुए लोगों ने वहां कैंटोनमेंट बोर्ड के दफ्तर पर जोरदार हंगामा किया और पुलिस के रोके जाने पर कई लोग कैंटोनमेंट बोर्ड के दफ्तर की दीवार फांदकर उसके अंदर घुस गए। कूदने के बाद लोगों ने दफ्तर के अंदर घुसने के लिए दौड़ लगा दी, लेकिन पुलिस ने उन्हें दरवाजे पर ही रोक लिया। इसके बाद कुछ प्रदर्शनकारियों ने सीढ़ियों पर बैठकर, जबकि कुछ ने खड़े होकर पाकिस्तान सरकार के खिलाफ हंगामा शुरू कर दिया। इलाके के लोगों ने आरोप लगाया कि वो हर साल लाखों का टैक्स जमा करते हैं, लेकिन पाकिस्तान सरकार उनके लिए कुछ नहीं करती। हमारे घर में जो पानी आया है वो 11 फीट यानी फ्लोर से लेके छत तक। असल में एक हफ्ते के बाद भी कराची के कई इलाकों में बाढ़ का पानी भरा हुआ है। प्रशासन की तमाम कोशिशों के बाद भी पानी को नहीं निकाला जा सका। कुछ इलाकों में तो लोग खुद ही मोटर लगाकर अपने घरों में भरा पानी निकालते नजर आए। इसी बात से कराची के लोग इमरान खान की सरकार पर भड़के हुए हैं। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के मुताबिक पैंगोंग इलाके में चीन की सेना जानबूझकर भारत को उकसाने वाली कार्रवाई कर रही है। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट के मुताबिक चीन की सेना जानबूझकर भारत के क्षेत्र में दाखिल हुई ताकि भारत को उकसाया जा सके, लेकिन भारतीय सेना ने बिना कोई नुकसान उठाए चीन की सेना के पीछे धकेलकर अपनी स्थिति को मजबूत किया है। अमेरिका की खुफिया एजेंसियों की माने तो चीन अब इस बात से बौखलाया हुआ है कि उसके स्थानीय कमांडर ने भारत के साथ झड़प होने के बाद पीछे हटने का फैसला लिया। अमेरिका का मानना है कि लद्दाख क्षेत्र में चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारतीय सेना बेहद मजबूती और मुस्तैदी के साथ तैनात है। चीन के हांगकांग पर कब्जे की एक और चाल सामने आई। दावा किया गया कि चीन हांगकांग में कोरोना की जांच के बहाने लोगों के डीएनए का डेटा इकट्ठा कर रहा है, जिसकी भनक लगने के बाद हांगकांग के लोकतंत्र समर्थक चीन पर भड़क गए। इन नेताओं ने दावा किया कि चीन कोरोना की जांच की आड़ में हांगकांग के लोगों का डीएनए टेस्ट कर रहा है। चीन ने कोरोना से लड़ाई के नाम पर हांगकांग में बड़े पैमाने पर टेस्ट कराने की योजना बनाई है, जिसे मंगलवार से शुरू भी कर दिया गया। वहां की प्रशासक कैरी लैम ने भी वहां अपना कोरोना टेस्ट करवाया, लेकिन जल्द ही चीन के इस प्लान पर सवाल उठने लगे, क्योंकि हांगकांग के लोगों की जांच के लिए वहां के मेडिकल स्टाफ के बजाय चीन के लोगों को तैनात किया गया। ऐसे में चीन की इस चाल का पता चलते ही हांगकांग में इसका विरोध शुरू हो गया। मध्य प्रदेश में बीजेपी की रामशिला पूजन यात्रा शुरू हो गई। मध्य प्रदेश में उपचुनाव से पहले बीजेपी की रामशिला पूजन यात्रा की शुरुआत हो गई। प्रदेश के राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने इन चांदी की शिलाओं की पूजा की और फिर रथ यात्रा को रवाना किया। ये यात्रा 11 सितंबर तक करीब 300 गांवों से होकर गुजरेगी। उसके बाद इन शिलाओं को राम मंदिर निर्माण के लिए अयोध्या भेज दिया जाएगा। जय श्री राम। जय श्री राम। दिल्ली के तिलक नगर के एक स्पा सेंटर में सेक्स रैकेट चलने का दावा किया गया। इसके बाद वहां महिला आयोग की टीम ने पुलिस के साथ छापेमारी की और वहां से कुछ ग्राहकों और लड़कियों को पकड़ लिया गया। साथ ही वहां से कुछ आपत्तिजनक चीजें भी मिलने का दावा किया गया। इस कार्रवाई के दौरान स्पा सेंटर का मालिक फरार हो गया। दिल्ली पुलिस को हम साथ लेके गए थे तो उन्हें एफआईआर भी दर्ज करनी पड़ी और वो स्पा भी बंद कराया है और ऐसे सारे स्पा के खिलाफ हम लोग काम करने की कोशिश कर रहे हैं। भारत और अफ्रीकी देश नाइजीरिया के विदेश मंत्रियों के बीच वर्चुअल बैठक हुई। इस बैठक में दोनों देशों के बीच आर्थिक और सुरक्षा समेत कई मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक के बाद दोनों देशों ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर साथ काम करने का भरोसा दिया और आतंकवाद की कड़ी निंदा की।
अनुपम खेर ने अपनी मां के साथ मस्ती का एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया, जिसमें वो अपनी मां को धार्मिक टीवी सीरियल देखते समय तंग करते नजर आए। है ना? ये देखो कितना अच्छा बाहर मौसम मम्मी, है ना? देखिए सोमवार से शुक्रवार कोरोना की वजह से 5 महीनों से बंद दिल्ली मेट्रो 7 सितंबर से नए नियमों के साथ फिर से शुरू हो जाएगी। इसके लिए 3 चरणों में मेट्रो को शुरू करने की योजना बनाई गई है, जिसके मुताबिक 7 से 10 सितंबर तक मेट्रो सुबह 7 बजे से 11 बजे तक और शाम 4 बजे से रात 8 बजे तक चलेगी। इसके बाद 11 सितंबर से मेट्रो सुबह 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक और शाम 4 बजे से रात 10 बजे तक चलेगी। नए नियमों के मुताबिक कंटेनमेंट जोन में पड़ने वाले स्टेशनों पर मेट्रो नहीं रुकेगी। जिन मेट्रो स्टेशन को खोला जाएगा वहां यात्रियों के शरीर के तापमान की जांच की जाएगी। इस बीच अगर किसी यात्री में कोरोना के लक्षण दिखेंगे तो उसे सीधा अस्पताल भेजा जाएगा। इसके अलावा मेट्रो से सफर करने वाले हर यात्री को मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना बेहद जरूरी होगा। गुजरात के द्वारका में सरकार का ध्यान खींचने के लिए किसानों ने अनोखा रास्ता अपनाया और अपने ही खेतों में तैराकी प्रतियोगिता की। उन्होंने आरोप लगाया कि 1.5 महीने बाद बीत जाने के बाद भी खेतों में भरे पानी को निकालने में प्रशासन ने उनकी कोई मदद नहीं की, जिसके बाद इन किसानों ने करीब 6 फीट पानी में तैराकी प्रतियोगिता करने का फैसला किया ताकि सरकार उनकी समस्या को दूर करने के लिए आगे आए। इस प्रतियोगिता में इलाके के कई किसानों ने हिस्सा लिया जो अपने बर्बाद हो चुके खेतों में ही तैराकी करते नजर आए। ये खेत पानी से लबालब भरे दिखे, जिन्हें देखकर अंदाजा तक नहीं लगाया जा सकता कि वहां कभी फसल भी उगाई गई होगी। प्रतियोगिता के आखिर में जीतने वाले को इनाम में लॉलीपॉप दिया गया। रूस में एक महिला के गले से 4 फीट लंबा सांप निकलने की हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई है। एक वीडियो में डॉक्टर इस महिला के मुंह से एक ट्यूब डालते हुए नजर आए। मुंह से क्या निकलने वाला है इस बात से बेखबर डॉक्टर अपना काम करते रहे, लेकिन जैसे ही सांप निकला तो उनके भी होश उड़ गए। वीडियो में नजर आ रही नर्स तो इतना लंबा सांप देखकर घबरा ही गई। बताया गया कि सोते वक्त ये सांप महिला के मुंह में घुस गया था। जब उसकी तबीयत बिगड़ी तो उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। यूएई की राजधानी अबू धाबी एक रेस्टोरेंट में हुए जोरदार धमाके से दहल गई। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई जबकि कई लोग बुरी तरह घायल हो गए, क्योंकि यह धमाका इतना जोरदार था कि उसकी चपेट में कई लोग आ गए। इसकी आवाज कई किलोमीटर दूर तक सुनाई पड़ी। हादसे के वक्त रेस्टोरेंट में बैठे लोगों के अलावा आसपास मौजूद लोगों को भी गंभीर चोटें आईं। कई इमारतों की खिड़कियों के शीशे चकनाचूर हो गए। वहां खड़ी कई गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। जिस रेस्टोरेंट में धमाका हुआ उसमें आग की ऊंची लपटें नजर आईं। हादसे के बाद चारों तरफ मलबा फैल गया, जिसके बाद पुलिस और दमकल की कई गाड़ियां वहां पहुंची। उन्होंने आग बुझाने के साथ हादसे में घायल हुए लोगों को तुरंत अस्पताल भिजवाया। बताया गया कि रेस्टोरेंट में गैस लीक होने की वजह से यह धमाका हुआ, जिसके बाद पुलिस ने आसपास की सभी इमारतों को खाली करा दिया। सेना प्रमुख ने म्यांमार का दौरा रद्द कर दिया। सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे और विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने अपना म्यांमार का दौरा रद्द कर दिया। लद्दाख में एलएसी पर जारी विवाद के बीच दोनों ने अपना दौरा रद्द करने का फैसला लिया। इस यात्रा में भारत और म्यांमार के बीच चल रही कई परियोजनाओं की समीक्षा होनी थी। दिल्ली के पास यूपी के गाजियाबाद में कुछ छात्रों के माता-पिता डीएम दफ्तर के बाहर भूख हड़ताल पर बैठ गए। इन लोगों ने लॉकडाउन के दौरान की स्कूल फीस माफ करने की मांग की और मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी भी दी। 3 माह की फीस को माफ किया जाए, अप्रैल मई जून की, और दूसरा जो भी फीस अभी हमसे चार्ज की जा रही है वो ऑनलाइन क्लासेस के आधार पर हो। बिहार के मुंगेर में पुलिस ने 200 किलो गांजा बरामद किया। इस दौरान 3 आरोपी भी गिरफ्तार किए गए। दावा है कि ये नशीला पदार्थ गुवाहाटी से ट्रक के जरिए पटना लाया जा रहा था। बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु थॉमस एंड ऊबर कप टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं लेंगी। उन्होंने निजी वजहों से इस टूर्नामेंट में नहीं खेलने का फैसला लिया। ये टूर्नामेंट डेनमार्क में 3 से 11 अक्टूबर तक होगा। बंगाल में फेसबुक पर सियासत गर्म हो गई। टीएमसी ने आरोप लगाया कि उसके समर्थकों के फेसबुक अकाउंट को ब्लॉक किया जा रहा है। उसने इसके लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया। एक दिन पहले टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने इस बारे में फेसबुक को चिट्ठी भी लिखी थी। बीजेपी वाला सुन लो कि सोशल नेटवर्क हैक करने का मुंह मांगी जवाब दिया जाएगा। जिसके बाद बीजेपी ने टीएमसी के आरोप का जवाब दिया और उसके समर्थकों पर फेक प्रोफाइल बनाने का आरोप लगाया कि उसी नेताजी के यहाँ एक कोई था जो फेसबुक में भी से जुड़ा हुआ था और उनके संगठन से भी।
पंजाब में मोहाली पुलिस थाने के बाहर एक पुलिस कांस्टेबल की पत्नी ने जमकर हंगामा किया। उसने पति पर साथ काम करने वाली कर्मचारी से उनके नाजायज संबंध होने का आरोप लगाया और वो इन दोनों को एक होटल से रंगे हाथ पकड़कर थाने ले आई। पुलिस वाले की पत्नी अपने माता पिता और बच्ची के साथ वहां पहुंची। उसने थाने के बाहर ही होटल के कमरे से उसके पति के साथ मिली महिला के बाल खींचना शुरू कर दिया। शोर शराबा सुनकर थाने में मौजूद पुलिसकर्मी वहां पहुंचे और इस महिला को बचाया। ये लोग उसे वहां से ले गए। इस बीच पति से नाराज महिला ने पुलिस पर भी मिलीभगत का आरोप लगा दिया। कोई सुनवाई नहीं है। इससे पहले ये महिला पति पर शक होने पर पुलिस के साथ उस होटल में पहुंची, जहां से दोनों को पकड़कर थाने लाया गया। केंद्र सरकार ने सरकारी अधिकारियों के लिए मिशन कर्मयोगी शुरू करने का ऐलान किया। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में सरकारी अधिकारियों के लिए मिशन कर्मयोगी को मंजूरी दी गई, जिसके तहत अधिकारियों को उनके कार्यकाल के समय लगातार विशेष ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसका मकसद अधिकारियों के काम को बेहतर बनाना है। इस मिशन के लिए केंद्र सरकार 5 साल में 500 करोड़ रुपए खर्च करेगी। राजस्थान के कोटा में गणपति विसर्जन के दौरान चंबल नदी में नाव पलटने का दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया, जिसे देखकर किनारे पर खड़े लोग खौफ से भर गए। और यह हादसा उस वक्त हुआ जब चंबल नदी में गणपति विसर्जन के दौरान नाव का संतुलन बिगड़ गया और फिर अगले ही पल नाव बीच नदी में पलट गई। देखते ही देखते नाव पर सवार लोग पानी में डूबने लगे। इस घटना के बाद तो वहां हाहाकार मच गया। कुछ लोग तैरकर पीछे आ रही एक दूसरी नाव की तरफ बढ़ गए, लेकिन जिन्हें तैरना नहीं आता था उनकी जान पर बन आई। हालांकि बाद में एक दूसरे की मदद से सभी लोग सुरक्षित दूसरी नाव तक पहुंच गए। इस घटना से पहले की जो तस्वीर सामने आई उसमें नाव चंबल नदी में तेजी से बढ़ती दिखी। बीच में पहुंचते ही उस पर सवार एक आदमी नदी में कूद गया और फिर थोड़ी देर बाद पूरी नाव नदी में समा गई। भारत चीन के बीच सीमा पर तनातनी को कम करने के लिए बुधवार को हुई कमांडर स्तर की बैठक भी बेनतीजा रही। बुधवार को लगातार तीसरे दिन दोनों देशों के बीच कमांडर स्तर की बैठक हुई, जो कि करीब 6.5 घंटे चली। सुबह 10 बजे से शुरू हुई बैठक शाम 4:30 बजे तक चली, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल सका। इसके बाद आज एक बार फिर से दोनों देशों के कमांडरों के बीच बैठक हो सकती है। मई से लद्दाख में एलएसी पर दोनों देशों के बीच टकराव चल रहा है। 31 अगस्त को भी चीन की सेना ने पैंगोंग के दक्षिण इलाके में भारतीय सीमा में घुसपैठ की कोशिश की थी, जिसे भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया था। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में एक नए टोल प्लाजा का उद्घाटन करने पहुंचे मंत्री रविंद्रनाथ घोष को लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। लोगों का कहना है कि राज्य सरकार ने हाईवे के लिए उनसे उनकी जमीन ली थी, लेकिन आरोप है कि इस जमीन के बदले न तो उन्हें मुआवजा मिला और न ही सरकार ने उन्हें कोई नौकरी दी। और इस बात को कई साल गुजर गए। हाईवे भी बनकर तैयार हो गया और उस पर बने टोल प्लाजा के उद्घाटन के लिए ममता सरकार में मंत्री रविंद्रनाथ घोष भी वहां पहुंच गए। इस पर इलाके के लोगों का गुस्सा इस कदर भड़का कि उन्होंने मंत्री के काफिले में शामिल गाड़ियों को घेर लिया। आरोप है कि कुछ लोगों ने उन पर हमले की भी कोशिश की। सामने आई तस्वीरों में एक महिला मंत्री की गाड़ी के पीछे भागती दिखी। उसने चलती गाड़ी पर लात मारने की भी कोशिश की। बात तब और ज्यादा बिगड़ गई जब मंत्री के खिलाफ लोग सड़कों पर लेट गए। उन्होंने राज्य की ममता सरकार पर धोखा देने का भी आरोप लगाया। लोगों ने आपा खोया तो मंत्री रविंद्रनाथ घोष ने उद्घाटन कार्यक्रम को टालने में ही भलाई समझी। वो नए टोल प्लाजा का उद्घाटन किए बिना ही वहां से चले गए। दिल्ली में एम्स ने ओपीडी के नियमों में बदलाव कर दिए। कोरोना केस बढ़ने की वजह से एम्स दिल्ली ने 2 हफ्ते के लिए ओपीडी के नियमों में बदलाव कर दिए, जिसके बाद मरीज ओपीडी में डॉक्टर को दिखा सकेंगे, लेकिन उन्हें भर्ती नहीं किया जाएगा। यूपी के बरेली में बीजेपी विधायक वीर विक्रम सिंह के सुरक्षा कर्मी ने एक ड्राइवर की पिटाई कर दी। आरोप है कि इस विधायक की गाड़ी जैम में फंस गई थी, जिसके बाद उनका सुरक्षा कर्मी गाड़ी से नीचे उतरा और वो कार ड्राइवर को डंडों से पीटने लगा। पिटाई का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस भी हरकत में आई और आरोपी को निलंबित कर दिया। पाकिस्तान ने राजौरी में फिर सीज फायर का उल्लंघन किया, जिसमें एक भारतीय जवान शहीद हो गया। पाकिस्तान की तरफ से सुबह करीब 5 बजे केरी सेक्टर में गोलाबारी की गई। इसके बाद भारत ने भी पाकिस्तान पर जवाबी कार्रवाई की और उसकी 2 पोस्ट तबाह कर दी। इनमें पाकिस्तान के 2 जवान भी मारे गए। अमेरिका की सेरेना विलियम्स जीत के साथ यूएस ओपन के दूसरे दौर में पहुंच गईं। उन्होंने अपने पहले मुकाबले में अमेरिका की ही क्रिस्टी एन को 7-5 और 6-3 से हरा दिया, लेकिन उनकी बहन वीनस विलियम्स को पहले ही दौर में हार का सामना करना पड़ा, जिसके बाद वो टूर्नामेंट से बाहर हो गई।
हरियाणा के अंबाला एयरबेस पर तैनात राफाल लड़ाकू विमानों की सुरक्षा पर वायुसेना ने चिंता जाहिर की है। इस सिलसिले में एयर मार्शल मानवेंद्र सिंह की ओर से हरियाणा के मुख्य सचिव को एक खत लिखा गया, जिसमें अंबाला एयरबेस पर तैनात राफाल विमानों को वहां उड़ने वाले कबूतरों से खतरा बताया गया। इस चिट्ठी को गंभीरता से लेते हुए प्रशासन ने एयरबेस के आसपास के 10 किलोमीटर के दायरे में कबूतर उड़ाने वालों को नोटिस जारी किया और कबूतर नहीं उड़ाने का आदेश दिया। इस आदेश को नहीं मानने पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई। उत्तर प्रदेश के मथुरा में दो पक्षों के बीच हुए खूनी संघर्ष से पूरा इलाका दहल उठा। बताया जा रहा है कि एक दिन पहले मामूली बात पर शुरू हुए झगड़े में दोनों गुटों के बीच मारपीट हुई और इस घटना के कुछ घंटे बाद फिर से एक गुट के लोगों ने दूसरे गुट के लोगों के घरों पर हमला कर दिया और इस हमले का खौफनाक मंजर देख लोग सहम उठे। घटना का जो सीसीटीवी वीडियो सामने आया उसमें कुछ लोग एक घर पर पत्थर बरसाते हुए नजर आए। उन्होंने सीसीटीवी कैमरों को भी तोड़ने की कोशिश की। इसी वीडियो में एक आरोपी के पास तलवार नजर आई। इस हमले में कई गाड़ियों और ट्रकों को भी नुकसान पहुंचाया गया। सामने आई तस्वीरों में आरोपी एक गाड़ी को धकेलकर नीचे गिराते हुए भी दिखे। यही नहीं, आरोप है कि कुछ घरों में पेट्रोल बम भी फेंके गए, जिसके बाद वहां दो गुटों के झगड़े ने हिंसक रूप ले लिया। पेट्रोल बम फेंका है ऊपर से, वो देखिए जला हुआ पड़ा हुआ। इस घटना में पुलिस की तरफ से 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। यूपी के बलिया में गंगा और घाघरा नदी में उफान की वजह से बैरिया और बांसडीह इलाके में कई गांव पानी में डूब गए हैं। गांव की सड़कें और गलियां तालाब में तब्दील हो चुकी हैं, जबकि किसानों की फसल भी पानी में डूब गई है। हालात ये हैं कि लोगों का खाना पीना और रहना सब बाढ़ के पानी के बीच ही हो रहा है। यहाँ तक कि मवेशियों के लिए रखा गया चारा भी बाढ़ के पानी में डूब चुका है। गाँव वालों का आरोप है कि प्रशासन की तरफ से उनके गाँव में अभी तक कोई मदद नहीं पहुंची है। पानी यहाँ घिरा हुआ है, सब चीज सड़ चुके हैं, यहाँ कुछ भी नहीं है। बहुत ही दिक्कत होती है, फसलें बहुत ही नुकसान हुई है, आने जाने का इधर वालों को भी खर्चा, हमारा भी है, जो दिख रहे हैं अभी परेशानी में झेले हम। उत्तर कोरिया और अमेरिका में तनाव बढ़ सकता है। खबर है कि अमेरिका के कुछ विमानों को उत्तर कोरिया की सीमा के बेहद पास उड़ान भरते हुए देखा गया, वो भी पूरी तैयारी के साथ। उत्तर कोरिया की सीमा के पास अमेरिका का एक सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट तो दिखा ही, साथ ही A-10 थंडरबोल्ट फाइटर जेट भी दिखा। माना जा रहा है कि सीमा पर उत्तर कोरिया की फौज की तैनाती देखने के लिए ये विमान भेजे गए थे। फाइटर जेट को सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट के साथ इसलिए रखा गया ताकि अगर हालात बिगड़े या उत्तर कोरिया की तरफ से कोई जवाबी हमला हो तो सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट को बचाया जा सके। किम जोंग उन की फौज एक बड़े टैंक दस्ते का जंग में इस्तेमाल करती है, जबकि अमेरिका के थंडरबोल्ट फाइटर जेट को टैंक किलर के नाम से जाना जाता है। माना जा रहा है कि अमेरिका का ये कदम उत्तर कोरिया को उकसाने वाला है। लखनऊ में पुलिस ने शराब तस्करी के 2 आरोपियों की 1 करोड़ 34 लाख रुपए की अवैध संपत्ति जब्त कर ली। लखनऊ में पुलिस ने शराब तस्करी के 2 आरोपियों की 1 करोड़ 34 लाख रुपए की अवैध संपत्ति जब्त कर ली। छत्तीसगढ़ की बिलासपुर में पुलिस ने रिटायर्ड वैज्ञानिक से लॉटरी के नाम पर 14 लाख की ठगी करने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। यूपी के भदोई में ट्रक की टक्कर से एक व्यक्ति की मौत हो गई। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सीहोर में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया और लोगों की परेशानियां सुनी। कोरोना संकट के बीच फ्रांस में जूट से बने इको फ्रेंडली मास्क की मांग तेजी से बढ़ रही है। संयुक्त राष्ट्र ने इस्तेमाल किए हुए मास्कों की वजह से पर्यावरण को नुकसान पहुंचने की चेतावनी दी थी, जिसके बाद फ्रांस की एक कंपनी ने खास तरह के इको फ्रेंडली मास्क बनाने का काम शुरू किया। इसके लिए कपड़े या दूसरी चीजों के बजाय जूट का इस्तेमाल किया गया। फ्रांस के यन में मौजूद कंपनी के कारखाने में कई लोग ऐसे मास्क बनाते नजर आए। इसके लिए खास तरह की मशीनों की मदद से जूट की चादरें बनाई गई। बाद में इन चादरों को दूसरी मशीन के जरिए मास्क में बदल दिया गया। दावा किया गया कि ये मास्क कोरोना वायरस को तो रोकेंगे ही, इस्तेमाल के बाद इनकी खाद भी बनाई जा सकती है। कंपनी के मुताबिक फ्रांस ही नहीं, यूरोप के दूसरे देशों में भी उनके मास्क की मांग तेजी से बढ़ रही है। अमेरिका के बॉस्टन में एक अस्पताल में कोरोना मरीजों की जांच करने के लिए एक रोबोट काम पर लगाने की तैयारी है। कुत्ते जैसी डील डॉल वाले इस रोबोट में 4 कैमरे लगे हैं, जिनके जरिए ये मरीज का तापमान, उसके खून में ऑक्सीजन की मात्रा और पल्स रेट जैसी जानकारियां जुटा सकता है। इससे होगा ये कि डॉक्टरों को बार बार मरीज के पास नहीं जाना पड़ेगा और उनके कोरोना की चपेट में आने की गुंजाइश कम हो जाएगी। इस रोबोट में एक टैबलेट लगा भी नजर आया, जिसके जरिए मरीजों से बात करके डॉक्टर उनका हाल जानते दिखाई दिए। हालांकि अप्रैल से ही ये रोबोट अस्पताल में डॉक्टरों की मदद कर रहा है, लेकिन तब इसमें सिर्फ टैबलेट वाला फीचर था।
सरकारी गोदामों में रखे अनाज पर केंद्रीय खाद्य मंत्रालय की रिपोर्ट पर मध्य प्रदेश की सियासत में भूचाल आ गया। रिपोर्ट के मुताबिक मंत्रालय की तरफ से बालाघाट और मंडला जिले के 3 सरकारी गोदामों से अनाज के नमूने लिए गए, जिनकी जांच में यह बात सामने आई कि यह अनाज खाने लायक नहीं है। लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। रिपोर्ट पर मचे हंगामे के बीच ये बात सामने आई कि पिछले कुछ समय से हजारों गरीब परिवारों में यह अनाज बांटा जा चुका है। मतलब जिस अनाज पर मंत्रालय की रिपोर्ट ये कहती है कि ये खाने लायक नहीं है, दावा है कि वो अनाज सरकारी राशन की दुकानों पर धड़ल्ले से बिक रहा है। हमारी टीम ऐसे परिवारों तक पहुंची जिन्होंने सरकारी अधिकारियों को अनाज खराब होने की शिकायत तो दी, लेकिन दावा है कि उनकी कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। जिस घटिया किस्म का चावल बालाघाट और मंडला में बांटा गया, उसे देखकर शक होता है कि बेचारे गरीब का पेट कैसे भरता होगा। इस मामले पर भोपाल में सियासी बखेड़ा खड़ा हो गया। कांग्रेस ने तो सीधे सीधे इसमें बड़े घोटाले का शक जता दिया। ये अपने आप में बताता है कि कितनी संजीदगी थी इनमें गरीबों के प्रति, कोविड की इस महामारी के प्रति, आपदा को अवसर भ्रष्टाचार का समझा। सियासी हंगामे के बीच मध्य प्रदेश के खाद्य मंत्री बिसाहुलाल सिंह ने मामले की जानकारी होने से ही इनकार कर दिया। वो भी तब जब इस मामले में केंद्र सरकार का एक मंत्रालय सीधे जुड़ा हुआ है। अभी तक हमारे विभाग में और मेरे पास इसकी कोई जानकारी नहीं है। हालांकि मध्य प्रदेश के नागरिक आपूर्ति निगम ने दावा किया कि वो इस पर दोषी अधिकारियों के खिलाफ जांच के आदेश दे चुका है। दिल्ली के पास ग्रेटर नोएडा में हाईवे पर एक कार में भीषण आग लग गई।